बेस्ट कंपैटिबिलिटी वाले नंबर बताओ। हेल्थ, वेल्थ, सब मस्त। 6 नंबर है जो हमारा लग्जरी का नंबर है, अगर वो 2 नंबर से मिल जाए ओके हाँ तो सब आनंद ही आनंद है। फिर तो वहाँ आपका लक काम नहीं करे, जहाँ आपकी किस्मत काम नहीं करे, जहाँ आपकी लग्जरी काम नहीं करे, वहाँ आपकी मेहनत काम करती है। भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने कहा कि मांगो बस, क्या मांगना है तुम्हें, तो क्या ऐसा मांगोगे आप उनसे? मैंने पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से लाइफ में एक बार भगवान से मांगा है और उन्होंने मुझे लौटाया है। आपको हार्डवर्क करना आ गया और आप अगर डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ को सेट करना सीख गए तो ये चीज़ें आपको मतलब मैचलेस कॉम्बिनेशन प्रूव करेगा आपकी लाइफ में। हाँ, तो एक चीज मेरे को बताइए कि अगर आपको मौका मिले टाइम में पीछे जाने का, राइट, तो क्या वो ऐसी एडवाइस रहेगी जो आप अपने यंगर एज को देना चाहोगे? कि आप अपने लोएस्ट फेस को हमेशा याद रखिए, क्योंकि वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। क्या वो क्वालिटीज आप चाहते हो कि एक आपके बच्चे में हो, सो दैट ऑडियंस भी वो चीज जान सके? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो देखिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट है, मतलब देखिए ऐसी कैटेगरी में लेकर आना ऐसे गेस्ट को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हमारे साथ है मॉम ब्लॉगर और एक एंटरप्रेन्योर जो कि लाइक बिजनेस वुमन हमारे साथ स्टूडियो में है, जिनका बिजनेस ब्यूटी एंड वेलनेस में है। और अगर मैं बात करूं इनके टैलेंट की, साथ साथ ये एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी है जिनके पास मोर देन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और इनका नाम है मोनिका पाठक जी। एंड बिना किसी देरी के इनसे जानते हैं इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, इनके स्ट्रगल्स के बारे में, इनके अप्स एंड डाउन्स के बारे में, और इनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं इस पॉडकास्ट के जरिए। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। हेलो मोनिका जी, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम गुड। एंड जैसा कि ऑडियंस को हमने बताया इंट्रोडक्शन में कि आप न्यूमरोलॉजी इन सब में भी आपको बहुत इंटरेस्ट है और आप हैं खुद भी। सो पहले मैं यही जानना चाहूंगा, चलो इसी से शुरुआत करते हैं कि कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि यार मेरे को न्यूमरोलॉजी सीखनी है या न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, हाँ पाम रीडर भी, ये बताइए। एग्जैक्टली हाँ, तो एक ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। तो क्या होता है कि कभी कभी हम कर कुछ रहे होते हैं, जैसे मेरा जो मेन फील्ड था वो एज अ मेकअप आर्टिस्ट था। ओके तो मैं मेकअप इंडस्ट्री में हमेशा मेरा वही, उसमें मुझे लगता था, मैं इतना क्रिएटिव थी कि मुझे आर्ट करना बहुत अच्छा लगता था। मेकअप से रिलेटेड सारा काम जिसमें मैंने अपना करियर बनाया, तो वो सब मुझे करना बहुत अच्छा लगता। बट ये जो कोविड का टाइम आया जी, तो इन बिटवीन दैट डेज मुझे ये फील हुआ कि मैं कुछ वीडियोज स्क्रॉल करती थी तो देखती रहती थी, रील्स मेरे साथ अच्छा, तो मुझे क्या था ना, ये मुझे बचपन से ही शौक था कि पामिस्ट्री का, मुझे बचपन से ही शौक था कि रेखाएं कैसे पढ़ी जाती है, कैसे क्या उनका वो रहता है। तो वो आध्यात्म से, क्योंकि नंबर 8 से रूल होती हूँ मैं, शनि का नंबर होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत ज्यादा बैक टू बैक जोड़ता है। तो वहां से कुछ बैक टू बैक नॉलेज ट्रांसफर हो तो रही थी, बट क्या है ना कि टाइम नहीं मिल रहा था उसको आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपके उतना मतलब टाइम नहीं लग रहा था कि नहीं, इतना नहीं हो पाएगा कि साथ में आप मेकअप इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं, आप उसमें भी पूरा टाइम दे रहे हैं। तो बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी फील्ड को लेकर इमेंस है, आप बहुत डीपली उससे अटैच्ड हैं, तो कभी ना कभी तो वो हिट करेगा आपके माइंड में। बिल्कुल सही। तो ये है, सच है, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ को भी इंटरलिंक कर पा रहा हूँ कि हाँ, अगर हमें भी कोई चीज अच्छी लगती है डेफिनेटली एक टाइम को आकर, और हम उसके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हैं, पागल हैं, तो वो चीज हमारी लाइफ में आ ही जाती है। बिल्कुल राइट, आई एग्री राइट। तो एक चीज बताइए मेरे को कि क्या होता है कि एक इंसान की लाइफ में ना उथल पुथल भी बहुत होती रहती है, अप्स एंड डाउन्स भी बहुत होते हैं, लेकिन सक्सेस जब एक इंसान अचीव करता है, डेफिनेटली आपने भी अपनी लाइफ में वो फ्रेज अभी देख रहे हो कि दैट यू हैव क्लाइंट्स, आप काफी लोगों को गाइड करते हो, सिखाते भी हो, लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, फीडबैक भी देते हैं आपको कि यार ये सब अच्छा रहा, सो दैट इज सक्सेस फॉर यू। लेकिन एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में एक सक्सेस को कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? एक्चुअली हमारे फील्ड में, बेसिकली जिस फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ, तो डेली लेडीज से ही मिलना होता है,
मेकअप इंडस्ट्री में आप हैं तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स आपको डेली जी। आप रिलेट करेंगे, आपके पास आएंगे। तो मैं जब भी अपने क्लाइंट से मिलती थी तो उनमें से कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते थे कि बहुत ही ज़्यादा आपको डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड दिखेंगे अपने लुक्स को लेके, अपने नज़रिए को लेके कि नहीं यार मुझे लग रहा है कि जब मैं सुंदर दिखूंगी या मैं बहुत ज़्यादा मेरा जो लुक होगा वो अच्छा होगा, आप मुझे प्लीज़ ऐसा कुछ करके अच्छा बना दीजिए। तो बस वहाँ एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर मेरे आगे बनता है कि देखिए सक्सेसफुल होना ठीक है और आप अपने अगर लुक्स को उससे रिलेट करते हैं तो दैट इज़ नॉट रेलेवेंट, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं अपना वजूद बनाना और खुद को सक्सेसफुली प्रूव करना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि क्या हमारी दादी नानियां जो थी वो सक्सेसफुल नहीं थी? क्या उनके खुद के वजूद नहीं थे? कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि कोई भी इंसान है वो सक्सेस को रिलेट हमेशा करियर से करता है। आज अगर मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, मैं कुछ मेरा सोर्स ऑफ इनकम है जी। या मैं कुछ अर्न कर रही हूँ, तो अगर मैं सक्सेसफुल हूँ ये कहना जरूरी नहीं। पहले मैंने अपने वजूद को बनाया है, what I was और what I am और what I will be in future। तो करियर बनाना और वजूद बनाना दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर किसी ने अपना वजूद बना लिया तो वो मेरे नज़र में बिल्कुल सक्सेसफुल पर्सन है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्या लगता है ना कि हमें अपने कोने में पड़ी पड़ी अपनी कुछ एबिलिटीज, अपनी कुछ क्वालिटीज है ना, उनको बस पॉलिश करके सामने वाले को ये मतलब देखिए आज के ज़माने में ना आपको काबिल होना आपका सफिशिएंट नहीं है, आपको काबिल सामने प्रूव करना खुद को। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ सारा एफर्ट्स जो है वो इधर जा रहा है। तो मुझे लगता है अगर मैं काबिल हूँ तो मैंने अपना वजूद जो बनाया है वो मेरे लिए बहुत मतलब बहुत कुछ मायने रखता है। गॉट इट। देखिए सक्सेस ये भी है कि एक इंसान एक पॉइंट पे आके रुक जाए शायद, कि बस मैंने पा लिया जो मेरे को चाहिए था लाइफ में, शायद वो भी कह सकते हैं कि सक्सेस उसके लिए हाँ हाँ देखिए सक्सेस का ना, सक्सेस इज मेटीरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक Right. है टोटली। आप मान के चलिए किसी का बड़ा घर है जिसके पास 4 गाड़ियां हैं, बंगलो हैं और 4 से 8 सर्वेंट्स हैं। आप देखिएगा एक रिश्तेदार उसके घर जाएगा, बैक टू अपने जब वो घर आएगा तो वो अपने बच्चों को क्या बताएगा, देखो वो कितने सक्सेसफुल हैं। तो यहाँ क्या आप बात इससे आप एग्री करते हैं नहीं, कि बिल्कुल सक्सेस नहीं। ये है? सक्सेस इज इक्वली, मेरा ऐसा मानना है कि वो क्या है ना, सेटिस्फेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ओके, गॉट इट गॉट इट। तो एक चीज बताइए कि एक इंसान की लाइफ में आपको पता है कि वो हर तरीके का दुख भी फेस करता है एंड हैप्पीनेस भी फेस करता है, लेकिन हर इंसान की लाइफ में उसके सुख अलग होते हैं, दुख अलग होता है, राइट? राइट। किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो उसके लिए एक दुख है बहुत बड़ा, लेकिन किसी के 10 रुपए भी गिर जाते हैं तो वो उसके लिए दुख है। बिल्कुल। बट दुख दोनों है, लेकिन हाँ। उनका अमाउंट ऑफ दुख दैट इज डिफरेंट। राइट। मैं इसके लिए आपको एक मेरे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आपने ये बात रखी, ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे। मेरे बेटे को अभी हाल का ही एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे घर उनके दादाजी आए हुए थे बेटे जी। के, तो उन्होंने उसको 500 का रुपीज का नोट दिया। तो जब वो चले गए तो वो बेटा मेरे पास थोड़ा निराश होके आया, मम्मा मुझे बाबा ने 500 रुपीज क्यों दिए? तो आई वॉज समथिंग, मुझे मतलब सरप्राइज थी, थोड़ा शॉकिंग भी था कि बेटा क्या हुआ, 500 रुपीज तो बहुत। हाँ मम्मा ये बहुत है, इसीलिए तो मुझे बुरा लग रहा है। अगर बाबा ने मुझे 50 रुपए दिए होते तो आप मुझे अलाउ करते और मैं जाके इससे कुछ भी चीज परचेज कर सकता था अपने लिए। मैं अपने लिए चॉकलेट ले सकता था, मैं अपने लिए छोटी मोटी कोई भी कैंडीज ले सकता। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि कभी कभी खुशियां हमारी छोटी छोटी चीजों में भी होती हैं। वो बच्चे ने मुझे उस एक 500 के नोट को जब उसने 50 में कन्वर्ट करके बताया, तब हमें ये रियलाइज हुआ। मतलब मुझे लगता है सभी को ये रियलाइज होना चाहिए कि बहुत कुछ होने का मीनिंग ये नहीं है कि आप उसको सुख से रिलेट करें। परफेक्ट। और शायद एक एग्जांपल उन्होंने आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया अपनी आपकी बिल्कुल, लाइफ में, राइट? एक छोटे से बच्चे ने कि उसके Yeah. लिए जो वो 500 का नोट था वो वैल्यूएबल नहीं लगा जितना कि वो 50 रुपए का जो उसको नोट वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे मिलता तो शायद मैं ज्यादा खुश होता।
अब खुशी की अब बात हो रही है, लेकिन एक इंसान का ये मेरे को बताओ कि कौन से वो मोमेंट्स होते हैं कि जब एक इंसान को फील करना चाहिए कि दैट ही इज हैप्पी, अपने आप को मोटिवेट कैसे करे वो? देखिए, हैप्पीनेस का एक मैं आपको सिंपल फंडा बताती हूँ आज। आपको अगर हैप्पीनेस का मीनिंग आज पता चलेगा तो मुझे लगता है कि आपकी वो जो लाइफ टाइम जर्नी है वो ठीक रहेगी। तो हैप्पीनेस का जो एच है वो कहाँ से आता है? हार्मनी से। और जो उसका ए है वो आता है एक्सेप्टेंस से। एंड दो पी इसका जो आगे हम जी। इसके बारे में बात करेंगे, दैट इज ओनली पीस। पीस है तो सुख है, पीस है तो शांति है। तो सुख और शांति जब तक ये दोनों हमारी लाइफ में नहीं है तब तक तो कुछ भी होना मुझे लगता है वो आप बेकार ही है। एंड जो सेकंड पी आता है वो हमारा आता है पॉजिटिवनेस। ओके, तो जो हमारा पॉजिटिव आउटलुक होगा, हम जितने पॉजिटिव होंगे उतना ही हमारी लाइफ में हार्मनी बैलेंस रहेगी, क्योंकि वो सारा खेल ही पॉजिटिवनेस का है। एंड द जो लास्ट हमारा लेटर वाई आता है वो है हमारा यूथफुलनेस का। अब मानिए, आप सपोज करिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, आपने अच्छा मनी अर्न कर लिया, अच्छा बड़ा फ्लैट ले लिया, लेकिन अब मन से आप मरे हुए हैं, मन ही नहीं हो रहा कुछ करने का, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि नहीं यार थक गया मैं। तो वो जो है ना, वो एक जो ताजगी है, वो लाइफ में जो वाइटैलिटी है वो बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। Got it, got it. तो एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, भी आपने अपने बच्चे का एग्जांपल दिया, सो आप अपने बच्चे में क्या ऐसा देखना चाहते हो एज अ मदर इन द कमिंग डेज इन फ्यूचर? क्या वो क्वालिटीज आप चाहते हो कि एक आपके बच्चे में हो, सो दैट ऑडियंस भी वो चीज जान सके? हाँ बिल्कुल, आपने ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है। तो आजकल आप जैसी अपब्रिंगिंग देखते हैं बच्चों में, जैसे है कि बच्चे ने यहाँ कुछ डिमांड किया और वहाँ उसको एक नहीं वो दसियों चीज़ें मिल जाती हैं जो उसके लिए फिर उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। तो मेरे साथ क्या है कि लोग मुझे एक तो बीइंग एज अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर देखते हैं कि नहीं आप तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बच्चे आपके कंट्रोल में रहते हैं, या आप बच्चों को थोड़ा सा प्रेशराइज रखते हो, थोड़ा सा कंट्रोलिंग मदर हैं आप। बट ऐसा कहना, हमारी जनरेशन में अगर हम जाके देखें बैक टू, तो हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ होता नहीं था। हमें लगता था कि अगर जो एक पेन हमें मिलता तो हम बहुत संभाल के रखते थे उसको, बहुत ऐसा लगता कि नहीं अब 10 तो मिलने वाले हैं नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस फेज से हमें अपने बच्चों को भी रिलेट करना चाहिए कि इजीली जितना आप उनको जो भी सुविधाएं देते जाएंगे, बच्चा ना उतना स्मूथ होता जाएगा। अब उसको रफनेस आप कैसे बताएंगे? आप रफनेस का एक बहुत छोटी सी कहानी मैं यहाँ आपको रिलेट करूंगी कि मंदिर में जब चंदन घिसा जा रहा था तो चंदन घिसने वाला जो पत्थर होता है वो वहां नहीं दिखा। तो अब जो एक नया लड़का था उसने लगा कि नहीं पूजा को देरी हो रही है, उसने फर्श साफ किया और चंदन घिसना शुरू कर दिया। चंदन घिस रहा है बट चंदन बाहर नहीं आ रहा है। तभी एक दूसरे लड़के की नजर उस पत्थर पे पड़ी, तो उसने उस पत्थर को उठाया, उसको दिया। उसने जैसे ही कुछ बूंदे पानी की डाली, अगेन चंदन घिसा, चंदन निकलना शुरू हो गया। द डिफरेंस वॉज वो रफ था, राइट, और फर्श स्मूथ था। हमें मतलब डिसिप्लिन, मैं एज अ बोलूं अपना, मैं एक डिसिप्लिन मदर हूं। मुझे चीजें आपको, जब सब कुछ आपको लग रहा होगा कि नहीं अब सब कुछ खत्म हो रहा है, तब वहां से शुरू करना मुझे लगता है कि वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। जब आपको लगे कि नहीं लाइट चली गई है, तब आपको वो हैंड फैन से हवा करना आपको समझ में आना चाहिए। तो वो अगर हम रफनेस बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तो अगर हम सब कुछ स्मूथ ही देते चले जाएंगे बच्चों को, बच्चे ने एक पेन मांगा, आपने 10 ऑर्डर किए। आपसे अगर बच्चे ने एक कुछ भी चीज की डिमांड की छोटी मोटी, आपने उसको भर भर के सामान ला के दे दिया, तो अब वो फिर आगे जाके स्ट्रगल जब फेस करेगा तो वो उसके साथ नहीं सरवाइव कर। बड़ा अच्छा एग्जांपल है। मैं मतलब क्या ही बोलूं आपको, बहुत ऐसे मेरे क्लोज वंस हैं कि क्या होता है कि वो अपनी लाइफ में ना, उनको मतलब पानी का ग्लास भी टेबल पे चाहिए। वो ये नहीं कि खुद पानी का ग्लास जाके घर में जाके भर लेंगे, चाहे वो क्लोज वंस हो चाहे रिलेटिव्स हो। कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके घर में ऐसी चीजें भी हो रही है, मतलब चाहे वो मेल की बात करो फीमेल की बात करो, लेकिन वो चीजें गलत है देखा जाए कि आप इतने कैपेबल तो होने चाहिए। क्योंकि एक ना एड देखी मैंने, उस एड में ना 2 बिजनेसमैन थे। एक बिजनेसमैन था जिसके पास, चाहे उसको कह लो बिलियनियर था एक,
और एक था नॉर्मल इंसान, राइट? अब इसमें हेल्पलेस कौन हो सकता है? ऑब्वियसली बात, जो कम पैसे कमाता है, लेकिन दोनों एक ही लिफ्ट में जा रहे हैं। अब क्या होता है, लिफ्ट नहीं, एस्केलेटर्स, राइट? अब दोनों एक ही एस्केलेटर्स पर जा रहे थे, अब वो मॉल का जो एस्केलेटर था वो बंद हो गए। अब जो भाई साहब बिलियनर थे वो सबको हेल्प के लिए बुलाए, कोई हेल्प करो जिससे कि मैं चढ़ के नहीं जाना, मेरे को बिल्कुल मैं ऑटोमेटिक जाना चाहता हूँ। लेकिन वो भाई जो दूसरा बिजनेस में खुद चल के उतर के चला भी गया और वो वही का वही स्टक रह गया। दूसरा वही लाइफ है, हमें रुकना नहीं है। हमें कहीं चीजें स्मूथ नहीं मिल रही हैं तो हमें रफली उनको देख के हैंडल करके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जो टफनेस हम अपने बच्चों को आज सिखाएंगे वो आगे जाके जब वो लाइफ में फेस करेंगे तो वहां सरेंडर ना करना पड़े उनको, राइट? दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक चीज मेरे को बताओ कि अगर हम किसी लड़की को बोल देते, लेट सपोज कि यार अपनी लड़कियां तारीफ करती रहती है, अपने आप को शीशे में देखती रहती है, एक होता है प्यार होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड। यस, क्या आप भी सेल्फ ऑब्सेस्ड है? या आई ट्रूली एडमिट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आई ट्रूली अप्रिशिएट माई सेल्फ। अच्छा, ये अप्रिशिएट हार्मफुल है या अच्छी बात है? नो, देखिए, अगर आपको अपने जीवन को संवारना है तो आपको खुद को अप्रिशिएट करना होगा। जब आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे तभी आपको लगेगा कि मैं अब लाइफ में कुछ अचीव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। क्यों? अप्रिशिएट करना खुद का एक बहुत बहुत बड़ा क्वालिटी होती है, बहुत बड़ा गुण है। कई बार आप देखिए, जो मैंने अभी इससे पहले आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पास वो क्लाइंट आई, वो कह रही है कि आप मुझे ब्यूटीफुल बना दीजिए, राइट? तो आपको क्या लगता है कि क्या मैं कैपेबल हूं किसी को भी सुंदर बनाना? नहीं, सुंदरता तो हमारे स्वभाव में होती है। हमें हमेशा अपने जो इनर मोस्ट, जो हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं, उनको पॉलिश करके बाहर लाना है। ये हमें किसी से जजमेंटल होके पूछना नहीं है कि मैं आज कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं तो बहुत नॉन ब्रांडेड पर्सन हूँ। मैंने अगर 300-400 वाला टी शर्ट डाला है तो वो मैंने पहनते ही मेरा ब्रांड हो गया, राइट? और ये मेरी भी थिंकिंग है, हाँ, कि जो मैंने पहन लिया वो ब्रांड है। मेरे को ब्रांड मैटर नहीं करती। मुझे ये लगता है कि आज मैंने इसे कैरी किया है तो ये मेरा सबसे बड़ा ब्रांड हो गया है। और यही माइंडसेट आई गेस सबका होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, खुद भी ब्रांड होना तभी तो फील आएगी यार हम भी कुछ है लाइफ में। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि नहीं, अप्रिशिएट करिए, आप अपने हर काम को अप्रिशिएट करिए कि नहीं, बीइंग एज अ मॉम, बीइंग एज अ वाइफ, बीइंग एज अ डॉटर और डॉटर इन लॉ, आप अपना 100% अच्छा कर रहे हैं। गॉट इट। और देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हम किसी को कहते हैं कि यार ये चीज तो तेरी लाइफ में गॉड गिफ्टेड है, राइट? तो गॉड गिफ्ट कैसे पता लगाया जा सकता है कि क्या किसकी लाइफ में गॉड गिफ्ट है? और आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा वो फ्रेज है कि यार ये चीज भगवान का तो उपहार है, मतलब भगवान के द्वारा ही मेरे को ये चीज मिली? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ मैं अपनी मैरिज से कुछ रिलेट करूंगी। ओके। देखिए, जो जोड़ियां बनाई जाती हैं वो सभी जानते हैं कि ऊपर वाले बनाता है, इसमें तो कोई वो है ही नहीं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो जोड़ियां बन के आती हैं वो ऊपर से आती हैं। अब हम उनको नीचे नाम देते हैं, ये लव मैरिज है, ये अरेंज मैरिज है, ये फोर्स्ड अरेंज मैरिज है, या जो भी है कैटेगरी में हमने उसको डाल दिया। तो जो मेरी शादी थी वो भी ये था कि नॉर्मली एक अरेंज मैरिज थी जी, परिवार वालों से सब रहा, लेकिन उसमें जब मैंने अपना मैरिड लाइफ मैंने जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो अप्स डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सबसे एक बात यहाँ सबके ऑडियंस के सामने एडमिट करूंगी कि अगर पार्टनर लॉयल चाहिए तो आंख बंद करके 7 नंबर से शादी कर लीजिए, क्योंकि वो लॉयल्टी में उनसे ज्यादा कोई नहीं होता। वो आपका उस फेज में साथ देंगे जब सारे मोस्टली आपका साथ छोड़ चुके होंगे। वो आपको उस फेज पे मोटिवेट करेंगे कि नहीं तुम करो, आगे जो होगा तो देख लिया जाएगा। क्या बात है। सो डेफिनेटली अभी हमने बात कर ली सक्सेस के बारे में। सो क्या होता है कि हमारे एक्शंस बहुत मैटर करते हैं अपनी लाइफ में, हमारे डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं। सो एक इंसान को अपनी लाइफ में कब ऐसा रियलाइज होना चाहिए कि यार उसको एक्शन लेना चाहिए, कोई ऐसा मोमेंट होना चाहिए उसकी लाइफ में, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो एक इंसान जॉब कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, एक अखबार भी क्यों ना बेच रहा हो, लेकिन एक जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है कब उसको रियलाइज होना चाहिए? बिल्कुल, मैं यहाँ रिलेट करूंगी इंडिया की सारी वीमेंस के लिए। ओके।
कि जो मेरी सिस्टर्स हैं, मैं उनकी भी लाइफ जर्नी देखती हूँ। दे आर वेल एजुकेटेड, अच्छी खासी उन्होंने एजुकेशन ली। हम सभी मतलब मेरे फादर का जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू था वो ऐसा था कि मैं तुम्हें शिक्षित कर रहा हूँ, मैं तुम्हें काबिल बना रहा हूँ। आपको अपनी किसी भी प्लेटफॉर्म पर काबिलियत साबित करनी पड़े तो डिग्रीज रखी हैं संभाल के, शस्त्र रखे हैं, गिराए नहीं हैं। तो अगर कभी भी किसी भी एट अ मोमेंट आपको लाइफ का ऐसा कुछ फेस आए कि नहीं अब काम नहीं चल रहा, अब कुछ अपने बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि मतलब मेजॉरिटी ऑफ टाइम औरत क्या करती है ना कि उसी बाउंड्री के अंदर अंदर वाली लाइफ जीती है कि नहीं अभी शादी में कुछ चल रहा है, ठीक है, बच्चा हुआ, ठीक है, करियर की तरफ सोचने का उसका लगता है कि नहीं ये जो मेरी लाइफ है तो वो इतने ही सर्कल में, इतने ही एरिया में रिवॉल्व हो रही है, इससे बाहर मैं आ ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि लोग इंडिकेशन दे रहे हैं मुझे कि आओ देखते हैं। तो मुझे लगा यार इस प्लेटफॉर्म पे तो आके मैं भी बता ही देती हूँ ना आप लोगों को कि डिग्रीज रख दी है संभाल के, लेकिन काबिलियत कम नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब, और बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है। शायद लोगों को इससे पता भी लग जाएगा कि उनको डिसीजन अपनी लाइफ में कब लेने चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। और आप मेरे को एक चीज बताइए कि आपकी लाइफ में एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट कब ऐसा आपको फील हुआ कि जिसकी वजह से एक इन्फ्लुएंस होता है इंसान, कौन सा वो ऐसा बिगेस्ट आपकी लाइफ में स्टेज था या कोई पर्सन जिसने आपको इन्फ्लुएंस करा हो प्रॉपरली कि एक मोनिका पहले कुछ थी और आज मोनिका कुछ है? हाँ, ये जो इन्फ्लुएंस्ड मैं जिससे भी मेरी लाइफ का जो होता है ना एक टर्निंग पॉइंट होता है कि होता है ना नहीं अब यहाँ से मुझे इधर आना है, वो चीज़ क्या होती है कि जब आप जीरो होने लगते हैं, आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तब एक होता है ना एक छोटी सी आशा जो आपके मन में होती है, वो कहीं कुछ स्पार्क ऐसा करती है कि नहीं ये मुझे कहीं कहीं कुछ तो ऐसा मुझे प्रकाश हल्का सा दे रही है जो मुझे एकदम इस तरह से सही जगह ले जा रही है। तो वो कुछ न्यूमरोलॉजी में मेरा ऐसा कदम था कि जो मैंने जिससे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लाइफ को रिलेट किया और बहुत कुछ लाइफ में बैलेंस भी किया है अभी तक। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि नंबर्स आर मैजिक, नंबर्स में मैजिक होता है। आप रिलेट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, आप अपनी लाइफ साइकिल से, आप अपने करियर से, आप अपनी सक्सेस से, तो मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स का खेल बहुत बड़ा है। कोई आपके लिए इंस्पिरेशन भी रही है कि जिसको देख के आप मोटिवेट होते हो कि मेरे को इस इंसान की तरह बनना है? मुझे इंस्पिरेशन, हाँ, इंस्पिरेशन वाला मैं यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि यहाँ पे सारी ऑडियंस को ये लगेगा कि ये तो हर लड़की का सेकंड आंसर होता है कि बताइए जरा। हाँ, मेरी माता जी। ओके, जैसे हार्ड वर्क करना मुझे मेरी माता जी से मैंने सीखा और डिसिप्लिन मैंने अपने पिताजी से सीखा। तो हमेशा ये दो चीजें आपकी अगर लाइफ में आ गई, आपको हार्ड वर्क करना आ गया और आप अगर डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ को सेट करना सीख गए, तो ये चीजें आपको मतलब मैचलेस कॉम्बिनेशन प्रूव करेगा आपकी लाइफ में। और डेफिनेटली मैं खुद का भी अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरी लाइफ में मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे फादर का भी बहुत ही बड़ा रोल है। हालांकि उनका नेचर थोड़ा सा है गुस्से वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस फैमिली से है, तो एक एग्रेसिव नेचर होता है कि बच्चे को थोड़ा झिंझोड़ के रखना, हाँ, कि मेरी बात सुन, आज्ञा का पालन कर। लेकिन आज की डेट में लगता है कहीं ना कहीं वो चीजें सही। मेरी शादी जब फिक्स हुई थी तो एक दिन ऐसे ही मेरी मम्मी बैठी हुई थी और मेरे फादर, हम लोग बात कर रहे थे, तो फैमिली डिस्कशन चल रहा था। तो मेरी जो सिस्टर्स हैं वो सारी इतनी परफेक्ट थी काम में, तो पापा को लगता था कि मैं छोटी थी घर में, तो मेरा काम क्या था, मैं अपना जॉब किया, खाना बना हुआ मिल रहा है, सारे ऐशो आराम घर में मिल रहे हैं, नॉर्मल लाइफ कि बस आपको जॉब करके आना है एंड देन ओके, आप बहुत कंफर्ट जोन में आ गए। तो पापा ने वो जब जोन मेरा देखा तो उनको लगा कि आज इसका एक टेस्ट लिया जाए छोटा सा, या ये कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा उनका मैसेज था। तो उन्होंने बोला आओ बेटा तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो मैंने कहा आज पापा कुछ मूड में लग रहे हैं कहानी के, ठीक है, मेरे पापा बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं। अच्छा, हाँ,
तो वो बोले कि बेटा एक बार क्या हुआ था कि एक ही वॉज इन रेलवेज, तो उन्होंने बताया कि स्टेशन पर एक कैलेंडर टांगा गया। उस कैलेंडर में ये लिखा हुआ था कि इसमें आइए और आप कमियां निकालिए। सारी भीड़ लग गई वहां पे, सर्कल किए जा रहे हैं, यहाँ इसमें ये कमी है, यहाँ इसमें ये कमी है, यहाँ इसमें ये कमी है, ठीक है। एंड द सेकेंड डे वही सेम कैलेंडर टांगा गया और उसमें ये लिखा हुआ था इन कमियों को सुधारिए। एक भी सिंगल पर्सन वहां नहीं था, खड़ा हुआ था। तो दैट वाज द मैसेज जो वो मुझे देना चाह रहे थे। ये जो जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, यहाँ में भी आप में कमियां बहुत निकाली जाएं, आपको बताया जाए, आपके अनुभव आगे आपको ये बताएं कि आपको आगे ऐसे और करना है या आपको और खुद को पॉलिश करना है, लेकिन संभालने वाले बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। बहुत सही। और यही देखो, अब आपने टॉपिक ही ऐसा छेड़ दिया, अगर मैं बात करूँ खुद की भी, देखो क्या होता है कि उनकी कुछ ना कुछ हमें सीख मिलती है। और हर पर्सन की लाइफ में एक फादर का रोल ऐसा होता है कि कोई ना कोई किसी मोड़ पे उसको कुछ ना कुछ सिखाई देते हैं। बिल्कुल। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। उन्होंने मेरे को एक बात लाइफ में कही थी, शायद पता नहीं आज तक मैं क्यों वो बात लेके घूम रहा हूँ। कि उन्होंने कहा था कि जो करने वाले होते हैं ना, वो कर देते हैं, वो बातें नहीं करते। उनका एक इनडायरेक्ट ये वे था कि तू एक जगह पे कुछ ना कुछ करे जा रहा है, जिनके साथ है तू, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। जो करने वाले तो बातें नहीं करते, वो करके दिखा देते हैं। फिर मैं अपने नंबर से रिलेट करना चाहूंगी अगेन जी। तो जो शनि का नंबर होता है जी, ठीक है, जो भी शनि की नंबर से रूल होते हैं जो भी है, तो उनका जो नंबर 8 है या 17 बॉन्ड है या 26 बॉन्ड है, उनका काम, शनि का काम होता है न्याय और कर्म। वो सिर्फ काम करेगा और हाँ, न्यायप्रिय बहुत होता है। उसको अगर कुछ भी चीज करानी है तो वो मेहनत कराएगा आपसे, वो इतना दौड़ाएगा आपको, इतना दौड़ाएगा, नहीं आपको परफेक्शन आने नहीं देगा। तो वो चीज है कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो अपनी पूरी डेडिकेशन से करिए, रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि आपका काम है सिर्फ कर्म करना। गॉट इट। तो एक चलिए इसके बाद हम चलते हैं न्यूमरोलॉजी के टॉपिक पे। ये मेरे को बताइए, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 1 से लेके 9 नंबर की जो जो क्वालिटीज होती हैं, कुछ वर्ड्स में बताइएगा, सो दैट ऑडियंस एक तो बोर ना हो और ऑडियंस को समझ आ जाए कि अगर वो 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर है तो क्या उनकी क्वालिटीज हैं, वो आप उनको बताइए। तो 1 to 9 हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले बताइए नंबर 1। नंबर 1 तो राजा है, क्योंकि नंबर 1 तो नंबर 1 ही होता है। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, हमेशा रैंक अगर नंबर 1 है, आप बेस्ट है। तो वो सूर्य की राशि है और सन यूनिवर्स में एक, मतलब कहते हैं ना, लोग भगवान दिखता नहीं है लेकिन सूरज दिखते हैं। आप मॉर्निंग में उठिएगा, आप देखिएगा आपको कैसी एनर्जी देते हैं वो, तो वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ नंबर 1 है। तो उसके बारे में तो क्या ही बोलना, 1 is 1। नंबर 1 ऑलवेज बी नंबर 1। या ऑब्वियसली। चलिए नंबर 2 के बारे में बताइए। नंबर 2 जो है वो मून से, जो मून प्लैनेट है उससे रूल होते हैं। ओके। शांत, एकदम शांत। नो नॉट सो वी कैन से चंचल। इनमें डेप्थ भी होता है, दे आर वेरी गुड डिसीजन मेकर, लेकिन हाँ, इनमें सेरेनिटी भी होती है, कभी कभी ये एकांत में भी चले जाते हैं। हाँ, ये लोनलीनेस भी इनमें होती है, लेकिन हाँ, ये है कि ये शांति का नंबर है, नंबर 2। ओके। नंबर 2 इज पीस बेसिकली, या वी कैन से, राइट। ठीक है। एंड नंबर 3? नंबर 3 गुरु का नंबर है। भाई वो गुरु होते हैं, वो सबके गुरु होते हैं। वो जिस काम में हाथ लगाएंगे वो बनना ही बनना है, क्योंकि गुरु का काम है बनाना, बिगाड़ना तो है ही नहीं। तो दे आर ब्लेस्ड इफ दे आर ब्लेस्ड विद 3 नंबर्स, सो दे आर द बेस्ट पर्सन्स। मतलब बहुत बढ़िया नंबर है, देखा जाए तो 3 नंबर वाले हैं। ब्लेस्ड नंबर है नंबर 3। ठीक है, मैं भी 3 नंबर हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है। अब बताइए नंबर 4। वेरी नाइस। नंबर 4। नंबर 4 से डेंजरस नंबर कोई नहीं है। ऐसा क्यों? डेंजरस इन द सेंस, ये बहुत मूडी होते हैं। ओके। ये राहु का नंबर है, हर चीज में इन्हें दिमाग लगाना है। ये मतलब कभी थकते नहीं है, इनके अंदर इतना ज्यादा एनर्जी होता है कि आपने ये किया तो ये ऐसे हुआ क्यों, ऐसे हुआ तो फिर ये ऐसे क्यों हुआ। तो ये कभी कभी थोड़ा सा उनका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा थॉटफुल होते हैं। ओके, यस, गॉट इट। मतलब दिमाग ज्यादा चलाते हैं। हाँ, वो दिमागी नंबर है, आप नंबर 4 से जीत नहीं पाएंगे।
और हर चीज में दिमाग नहीं चलाना चाहिए। हाँ, कभी कभी दिल से भी काम लेना चाहिए, राइट। ठीक है। नंबर 5 के बारे में बताइए कुछ। नंबर 5 तो ये बुद्ध का नंबर होता है, बेचारे बुद्ध के बुद्धू होते हैं वो। अब यहाँ बुद्धू से आप इग्नोरेंस की तरफ मत जाइए। बुद्ध के बुद्धू यानी सीधे, शांत मन वाले, ये इजीली सबके साथ होता है ना कि कंपैटिबिलिटी इनकी बैठ जाती है। आप किसी भी नंबर के साथ आप इसको देखेंगे तो दे विल बी लाइक फ्रेंड्स। ओके। हाँ, इनके शत्रु कम होते हैं। गॉट इट। नंबर 5 वालों के। नंबर 5 और कहा जाता है कि नंबर 5 वाले, एक तो नंबर 5 मिड में होता है तो इसकी सबसे बनती है, सबसे ऊपर बनती नीचे, है, तभी शत्रु सबसे, कम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। एंड व्हाट अबाउट नंबर 6? नंबर 6 इज फॉर लग्जरी। ओके। शुक्र का नंबर। ओके। तो जो नंबर 6 से रूल होते हैं, भर भर के उनको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा जीवन जीना, और उनपे कहते हैं ना एक माता लक्ष्मी की कृपाई होती है। तो नंबर 6 जो होता है वो लग्जरियस का नंबर है, लग्जरी मिलेगी मिलेगी उसको। नंबर 6 इज इक्वल टू लग्जरी, लग्जरी ये कह सकते हैं, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। एंड नंबर 7 लकी नंबर। आप इसे लकी भी बोल सकते हैं एंड कहीं ना कहीं अनलकी भी बोल सकते हैं। अनलकी नंबर 7 खुद को बनाता है। कैसे? थोड़ा नेगेटिव थॉट्स से। बस वो क्या है ना, वो स्पिरिचुअल, वो इतना डीप में चला जाएगा कि वो कहीं ना कहीं खुद को डाउन करता है। नंबर 7 का ये माइनस पॉइंट है, क्योंकि ये केतु से रूल होता है। गॉट इट। ठीक है। एंड नंबर 8? नंबर 8 अभी आपने को बहुत कुछ बताया, लेकिन अब मेरे को बताइए नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 शनि का नंबर। ठीक है। वहां आपका लक काम नहीं करे, जहां आपकी किस्मत काम नहीं करे, जहां आपकी लग्जरी काम नहीं करे, वहां आपकी मेहनत काम करती है। हार्ड वर्क। यस, शनि सिर्फ हार्ड वर्किंग है। आप बस उनको कर्म करके दीजिए, फल ना मिले ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप कर्म करेंगे, डेफिनेटली आप आगे जाके उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और एक वो धर्म का है, आप इनसे कभी झूठ मत छुपाइएगा। आप मतलब पॉसिबल ही नहीं है, आप इनसे कुछ भी नहीं छुपा सकते नंबर 8 से। गॉट इट। नंबर 8 मतलब हार्ड वर्क करोगे तो फल मिल जाएगा। हाँ, उसका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, ठीक है। एंड नंबर 9 जो कि बहुत एग्रेसिव नंबर कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नंबर 9 मंगल का नंबर है। 9 से मतलब बेस्ट नंबर नहीं हो सकता न्यूमरोलॉजी में। ओके। यस, मतलब बेस्ट की कैटेगरी दे दी इसको। बेस्ट की कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि नंबर 9 आपको वो हर चीज देगा। दानी है ना, वो हर चीज देगा आपको। तो नंबर 9 से रूल जो आप देखेंगे वो बहुत ही हंसमुख होते हैं, दयावान होते हैं। नंबर 9 होता है कि जो बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड नंबर है। yes. और कहा जाता है कि जो नंबर 9 होता है उसको हनुमान जी से भी कंपेयर करा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि मंगल का नंबर है वो। मंगल, आप हनुमान जी की विशेष कृपा होती है उस पे। यस। और ये भी कहा जाता है कि अगर कंपैरिजन की बात करें, नंबर 1 और नंबर 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा। कि नंबर 1 को राम जी कहा जाता है और नंबर 9 को बिल्कुल हनुमान जी। बिल्कुल यही रीजन है। बेस्ट कंपैटिबिलिटी इनमें बैठती है। और अगर इन नंबर्स में आप देखिए कहीं भी आपको 2 पर्सन इस सेम नंबर्स के मिले तो फिर आप उनकी बॉन्डिंग नोटिस करिएगा। मैचलेस होती है। चलो थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, जो कंपैटिबिलिटी की बात आ गई। थोड़ा बताओ मेरे को, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बता दो, कुछ नॉट बहुत सारे, कुछ 3-4 कि जिससे ऑडियंस को लगे कि यार अगर उनके पार्टनर का ये वाला नंबर है तो उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहने वाली है, और पॉजिटिव भी नेगेटिव वाले भी। ये कुछ मेरे को बता दो आप। यहाँ सारे मेरे ऊपर कुछ नंबर्स लाइक जैसे 1 और 9 का भी हमने पता कर लिया। हाँ। अब आपने मेरे को ऑफ द कैमरा बताया था 7 और 8, जिन कपल्स के 7 नंबर और 8 नंबर उनका बता दो पहले। हाँ, 7 और 8 का जो है ये कॉम्बिनेशन बहुत बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 7 जहां टूट रहा होता है और 8 का काम है जोड़ना। वो आपको मेहनत कराएगा, नहीं अभी तो तुम्हें ये भी बहुत करना है, अभी आपको ये भी बहुत करना है, आपको ये भी बहुत करना है। तो 8 का काम ही है डिसीजंस लेना, एग्जीक्यूशन का काम, डिसीजन लेने का काम। और आपके अंदर अगर कोई चीज कमी दिख रही है, आपको लग रहा है, तो उसको सुधारेगा। नंबर 8 सुधारने वाला काम करता है। हार्ड वर्किंग नंबर है ना, हार्ड वर्किंग नंबर है। तो ये इसमें बस एक ही गुण होता है कि ये अपने हार्ड वर्क के कारण जो कुछ गड़बड़ी होती है ना, बस उसको मेंड करता रहता है कि नहीं यहाँ पे कुछ कमी है तो हमें ये इस तरह से डिसीजंस लेने हैं।
और कौन से ऐसे वो कंपैटिबिलिटी मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। ओके, या कौन से ऐसे वो नंबर है जिनकी मतलब भाई इन्होंने शादी कर ली तो भयंकर तबाही है, मतलब खत्म होने वाला है सब कुछ, कैसे भी खिंच रही है गाड़ी, ऐसे एक्चुअली नंबर बता दो। ऑन स्क्रीन ये तो कहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वरना सारे जो बैक टू कैमरा बट हाँ, लड़ाइयाँ चांसेस बढ़ शुरू हो जाते हैं कि जाएंगे। इनकी हाँ। लड़ाइयाँ ज्यादा हो सकती है। चलो ये बताओ। हाँ, बस ये है। हाँ, नेचर वाइज अगर आप कहें तो जैसे 8 की 4 से बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि 4 वाला होगा बोलेगा मैं 4 गुना, 8 वाला बोलेगा भाई मैं 8 गुना हूँ। अच्छा। यस, एनर्जी देखिए ना दोनों की, वो भी अग्नि एलिमेंट का है, वो भी अग्नि एलिमेंट का है, तो दोनों जब तकरार होगी तो 4 पे 8 तो भारी पड़ना ही पड़ना है। तो मतलब इन लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, झुक कर रहना चाहिए, तब जाके बात बनेगी, राइट? मे बी। वरना तो नहीं बन पाएगी। हाँ, बनाने का तो फिर वो है कि वो तो फिर जो जोड़ियां ऊपर से बन के आ गई वो तो फाइनल डिसीजन भगवान का ही रहता है। चलो एक बात, बेस्ट कंपैटिबिलिटी वाले नंबर बताओ कि इनकी कंपैटिबिलिटी बेस्ट है, मतलब अगर इन लोगों ने शादी कर ली ना तो मतलब दे विल गेट सक्सेस, दे विल गेट लग्जरी लाइफ, दे विल गेट एवरीथिंग, हेल्थ, वेल्थ, सब मस्त। ओके, तो जैसे हमारा 6 नंबर है जो हमारा लग्जरी का नंबर है, अगर वो 2 नंबर से मिल जाए, ओके, हाँ, तो सब आनंद ही आनंद है। फिर तो पैसा ही पैसा। बेस्ट कंपैटिबिलिटी है। मतलब पैसे से ज्यादा वही है कि आपके अंदर वो हार्मनी रिलेशन में बनी रहनी तो चाहिए। ग्रोथ भी तो उसी हिसाब से होगी। ग्रोथ, हाँ, जब हार्मनी आएगी तो ऑब्वियसली आप ग्रो करेंगे, आपके स्किल्स भी ग्रो होंगे, तो वो चीज है। तो बेस्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये है, बहुत अच्छा पैच है। गॉट इट, ठीक है। तो मोनिका जी ये चीज मेरे को बताइए कि जैसे चलिए आपकी पर्सनल लाइफ पे दोबारा आते हैं थोड़ा सा, सो दैट एक एक्सपीरियंस आपसे मिल पाए। राइट। कभी आपने ऐसा कोई फेज अपनी लाइफ में फेस करा है जिसने आपको बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट कर दिया और अंदर से तोड़ दिया हो? ऐसी सिचुएशन को आप कैसे टैकल करते हो? आपके पास तो ऑब्वियसली ज्ञान भी है न्यूमरोलॉजी का, आपको अपने नंबर्स के बारे में भी पता, सब पता है आपको। सो ऐसे केसेस में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? एक्चुअली क्या होता है कि डिमोटिवेशन जो है वो आपका शुरू कहाँ से होता है, आपको बस ये देखना है। आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और अगर अपनी लाइफ में आप खुश हैं जी, तो आपको डिमोटिवेट करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। तो डिमोटिवेशन का तो सवाल ही नहीं है मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां कुछ लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, वहां से मैं खुद को खड़ा कर लेती हूँ। मुझे लगता है ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये और भी ज्यादा सही। ओके, गॉट इट। तो ये एक माइंडसेट होना चाहिए ये चीजों सिर्फ को हैंडल करने के लिए। हाँ, ये सिर्फ आपका पावर माइंडसेट है कि आप किस तरह से चीजों को हैंडल कर रहे हैं। तो कभी आपको लगता नहीं है कि कैरियर भी आपका कहीं ना कहीं एक तरफ आपकी पर्सनल लाइफ भी है? यू आर अ मॉम ऑफ 2 चाइल्ड, राइट? राइट। तो इन दोनों को बैलेंस कैसे करते हो, अपने कैरियर को चलाना और एक पर्सनल लाइफ को चलाना, क्योंकि यही सबसे बड़ा टास्क है एक इंसान की लाइफ में। इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम पैसे पे ध्यान देते हैं तो परिवार पीछे रह जाता है, राइट। और अगर हम परिवार पे ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं करियर पीछे रह जाता है जी। इन दोनों चीजों के बीच में जो सामंजस्य बिठाना, ये बहुत टफ होता है। तो इसकी कोशिश में मेरा हमेशा एक ही मानना रहा है कि जहां परिवार की बात आएगी वहां मैं पैसे को भूल जाती हूँ। फैमिली फर्स्ट है मेरे लिए। हाँ, और ये सच है, पैसे तो कमा लेंगे। हाँ, नहीं पैसा तो कमाऊंगी, वो लकीरों में ही लेके आई हूँ, क्योंकि मेहनत करूंगी तो पैसा आएगा ही आएगा। तो पैसे को तो रिलेट मैं मेहनत से करती हूँ, लेकिन हाँ अगर फैमिली की बात आती है तो फिर पैसा मेरी प्रायोरिटी नहीं है। हाँ, तो एक चीज मेरे को बताइए कि अगर आपको मौका मिले टाइम में पीछे जाने का, राइट, तो क्या वो ऐसी एडवाइस रहेगी जो आप अपनी यंगर एज को देना चाहोगे? क्या वो एडवाइस दोगे? हमेशा मेरा जो यंगर एज का एक ही मैसेज रहता है कि आप अपने लोएस्ट फेस को हमेशा याद रखिए, क्योंकि वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। जैसे पहले ज़माने में हम लोगों की उतनी डिमांड्स नहीं होती थी, लाइट चली गई है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से लो बेडिंग करके एक ही कमरे में, एक छोटे कमरे में, जो आज भी हम लोग करते हैं, जब भी घर जाते हैं तो हम लोग कहते हैं नहीं हम सारी बहनें एक साथ एक ही कमरे में एडजस्ट करेंगे। तो वो जो एडजस्टमेंट की जो बात है वो अगर हमारी यंगर एज में उन्होंने सीख लिया, हमारी यूथ ने,
तो मुझे लगता है कि जब सब कुछ खत्म हो रहा है, ऐसा उनको लगेगा कि जब सब कुछ ही हमारे हाथ से जा रहा है, उस कंडीशन में भी वो बेस्ट सर्वाइवल फॉर्म में हो। गॉट इट, गॉट इट। और कुछ ऐसा मेरे को समझाइए कि जैसे अभी हमने बात करी थी सक्सेस से रिलेटेड, कई लोगों की लाइफ में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा लो फ्रेजेस आते हैं। आपने चलो अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू बताया कैसे टैकल करो, लेकिन ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि लोग क्या करते हैं कि सोसाइटल थॉट्स भी क्रिएट होने लग जाते हैं लोगों के माइंड में। उन लोगों को क्या एडवाइस दोगे कि अगर किसी की लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई कि उनको आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा कि मेरे को आगे करना क्या है, उन लोगों को कैसे समझाओगे आप? एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हमें टूटना नहीं होता है, सामने वाले का हम देख रहे हैं कि वो एकदम लो फेस में जा रहा है ना। तो अगर हम बात करें हस्बैंड वाइफ की जी, तो यहाँ पार्टनर का क्या फर्ज होता है। यहाँ अगर मैं एक चीज देखती हूँ कि मैरिज इज नॉट ओनली अबाउट लव, अबाउट टाइम स्पेंड। आप जितना कर रहे हैं वो मुझ पे ज्यादा कर देगा, मे बी मेरी मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल है, और जो मुझे टाइम नहीं दे रहा भाई, ये तो मेरा समझ में नहीं आ रहा रिलेशन कैसा चल रहा है। इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट बेस, ठीक है ना। मैरिज इज अबाउट आपका पार्टनर अगर डाउन हो रहा है तो यू शुड बी सिचुएशन ओरिएंटेड। आपको सिचुएशन लग रही है जैसी, उसके हिसाब से आप खुद को ढालिए, अपने पार्टनर को सपोर्ट करिए, तो उससे मुझे लगता है वो बेस्ट ग्रोथ होती है हमारी जो लाइफ जर्नी की। उसी से हमारे जो कहते हैं ना कि हमें कैसे पता चल रहा है कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा है, तो वहां अगर कहते हैं ना कसौटी पे खरा कौन उतर रहा है, वहां अगर आपको पहचान करनी है तो वहां से आप पहचानिए जो आपके लोएस्ट फेस में भी आपके साथ खड़ा हुआ है। गॉट इट। और ये सच है कि जो उस फ्रेज में, और तभी रियलिटी पता लगती है इंसान की, एग्जैक्टली, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, बिल्कुल उस फ्रेज में वो कितना साथ दे रहा है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और राइट, मैं कहता हूँ शादी भी आप कर रहे हो ना, मैं तो कहता हूँ कुछ मत बताओ, बोलो कि बिल्कुल खत्म है, हमारे पास कुछ नहीं है, फिर देखो कि उसका एक्चुअल रूप क्या आता है सामने, क्या आता है, राइट। तब जाके यू विल गेट टू रियलाइज कि भाई अब ये लड़की से मैंने शादी करनी है, इस लड़के से मेरे को शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। गॉट इट। और एक चीज मेरे को बताओ कि आपके क्या कोई फ्यूचर गोल्स भी हैं कि अभी आप इस लेवल पर हैं तो आप कहाँ तक अपना एक माइंडसेट देख रहे हैं कि कहाँ तक आप जाना चाहते हैं? देखिए, मैं फिर वही अगेन बात घूम के वही आ गई कि मैं अपना हार्डवर्क करती हूँ। बहुत ज्यादा फ्यूचर में झांकने वाला मेरा नेचर ही नहीं है। ओके। हाँ, मुझे लगता है कि जब मैं अपना प्रेजेंट बना रही हूँ ना, तो वही तो मेरा फ्यूचर है। राइट। फ्यूचर क्या है? जो मैं आज कर रही हूँ वही तो मेरी आगे की लाइफ में कंटिन्यू होगा। तो मैं सिर्फ अपना आज पे ध्यान देती हूँ। गॉट इट। और आप अपनी जो कह लो जीत हो गई या खुशियां होगी, हाँ, कुछ आपने अचीव करा, मैंने मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट लाइफ का ये होता है कि मेरे पास एक बहुत क्वेश्चन आता है जो मेरे भाई, मेरी बहनें, सबको लगता है कि मोना बहुत मेहनत कर रही है बच्चों के साथ, या मोनिका को अपने हस्बैंड के साथ बहुत मेहनत करके उसको आगे बढ़ाना है। यहाँ मैं एक चीज बहुत क्लियर बताना चाह रही हूँ आपको कि मैं अपने बच्चों में या मैं अपने हस्बैंड को आज्ञाकारी नहीं बना रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश है उन्हें सदाचारी बनाना, क्योंकि आज्ञाकारी हो सकता है कोई भी, मे बी वो मेरी आज बात मान रहे हैं, कल बात मान रहे हैं, परसों बात मान लें, ठीक है, कंटिन्यू है, लेकिन अगर वो सदाचारी नहीं है जी, मेरे बच्चे, तो मुझे लग रहा है फिर मेरा फ्यूचर तो वेस्ट है। गॉट इट, गॉट इट। और लाइक आप अपनी जो अचीवमेंट्स हो गए, आपको जो भी चाहे सक्सेस कभी आपको लगता है कि आपको मिल गई है, कैसे इनको सेलिब्रेट कैसे करते हो? क्या वो एक सही तरीका होता है अपनी जीत को सेलिब्रेट करने का? मेरी सक्सेस मेरे छोटे छोटे जो होते हैं ना लाइफ के फेसेस में होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरा बेटा आया तो बोला, मम्मा आज लिफ्ट में मुझे एक आंटी मिली थी, तो मैं जिस तरह से अध्यांश का बैग कैरी किया हुआ था जी, तो बोले तुम एक बहुत अच्छे बेटे भाई हो और आगे जाके तुम्हारी बहुत तरक्की होगी। तो उसने जब घर पे आके मुझे बताया, तब मैंने ये रिलेट किया कि जो खुशी होती है वो इन छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, कि आज तुमको ये ब्लेसिंग कोई दे रहा है ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। और एक छोटी छोटी खुशियां ही ढूंढनी चाहिए इंसान को। एग्जैक्टली। कि हम बड़ी खुशियों के लिए ढूंढते रहते हैं, ये नहीं पता है कि यार कुछ छोटी सी चीजें, लेट्स सपोज मेरे को भूख लग रही है, अब मैं ढूंढ रहा हूँ यार 1 घंटे की मेरा पिज्जा आएगा, मैंने पिज्जा मंगाया,
लेकिन भाई अगर मेरे सामने कोई नॉर्मल डिश भी है वो जो मेरे को अच्छी लगती है, मैं वो खा के भी तो खुश रह सकता हूँ। हाँ मैं क्यों 1-1.5 घंटे का वेट करूं? बिल्कुल। लेकिन हम लोग वही लाइफ में भी कुछ ऐसा बड़ा ढूंढ रहे होते हैं हाँ। कि जो हमारे आसपास की चीजें उनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, आप जो फैक्ट है जो आप बच्चों में देखेंगे कि जो उनकी पेरेंटिंग है जी। वो हमेशा क्या रहता है ना, ये मेरा बहुत ओबीडियंट बच्चा है, ये बहुत आज्ञाकारी बच्चा है, अच्छा। मैं इसको आज्ञाकारी बना रही हूँ। ये अभी आप देखते हो कि कंपटीशन कितना टफ है, बच्चा पियानो भी क्लास जाता है, बच्चा गिटार Right. क्लास जा रहा है, बच्चा मैथ्स की क्लास जा रहा है, बच्चा ओलंपियाड कर रहा है। मेरा बेटा, उन्हें लगता है मैंने इस तरह से आज्ञाकारी बना रही हूँ, ये सब करेगा। बट वहां मेरा थोड़ा सा डिफरेंट थॉट है, मेरी मेहनत उसे सदाचारी बनाने में ज्यादा है, क्योंकि जब वो सदाचारी होगा तो ऑब्वियसली सारी दुनिया उसके कंडक्ट से उसे जानेगी। बहुत ही सही। और लेट्स सपोज कि अभी हम सक्सेस की बात कर रहे थे, उसी पे आते हैं वापस कि क्या होता है कि लोग कहते हैं कि यार हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क आज की डेट में जल्दी काम आता है। लेकिन स्मार्ट वर्क से क्या होता है कि रिजल्ट्स भी लिमिटेड टाइम के लिए रहते हैं अगर एक इंसान स्मार्ट वर्क करे। देखिए, लोगों का क्या है, वो आपको कुछ भी बोलेंगे। ओके। आपको केयरिंग भी बोलेंगे तो केयरलेस भी बोलेंगे, लविंग भी बोलेंगे तो आपको मीन भी बोलेंगे। वो आपको अगर आप उनकी कोई बात, जो मैं किसी का काम कर दूं तो वो जी। मुझे बहुत इंटेलिजेंट प्रोफाउंड ह्यूमन बीइंग एज अ विमेन भी बोलेंगे। तो लोगों का जो नैरेटिव है आप उसको चेंज करने में मत रहिए, उनको नरेट करने दीजिए। वो जो अपना नरेट किया हुआ नरेशन किसी और को सुना रहे हैं तो उनको सुनाने दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आप अपने ऊपर फिर फोकस नहीं कर पाएंगे अगर आप उनके नरेशन से जीने लगेंगे। और देखिए, लोग वही वाली बात है ना कि हाँ। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हाँ, लोग अपनी जरूरतों से आपका आकलन कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ, मैं पीछे फेस में जाके देखती हूँ तो लोग मुझे तब क्या आंकते थे, मुझे लोग आज क्या आंकते हैं। मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये भी आता है। उनको पता चल रहा है कि आप न्यूमरोलॉजी भी कर लेते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी, आप पामिस्ट्री भी कर लेते हैं, तो लोग ये कब सीखा आपने। इसलिए हमेशा शनि की राशि वाला इंसान ना एक क्लाइमेक्स बना के रखता है लाइफ में कि आप आइए तो सही, अभी आगे आगे अभी तो बहुत कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, पाम रीडर आप हैं, कुछ ऐसी चीजें बताइए कि जो एक इंसान को अपने हाथ में अगर वो देखे उससे बेसिक समझ पाए कि यार देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों की लाइफ में होता है कि मेरे को ना पैसा कमाना है, राइट। तो क्या अपने हाथ में कौन सी ऐसी वो रेखा देखे जिससे उसको पता लगे कि हाँ, मेरी लाइफ में पैसे का योग है, और अगर नहीं है तो कैसे बनाऊं? देखिए, इसका एक बहुत 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 ही इजी सा मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। अगर आपको पैसा चाहिए जी, तो आप अपनी वाइफ को खुश रख लीजिए। वो आपकी लग्जरी है, वो आपकी मनी है। जहां आपने देखा होगा वो चिड़चिड़ होती रहती है, हमेशा एक होता है ना, एक खिंचाव बना रहता है कि पता नहीं वो पति किस धुन में जा रहा है या उसकी वाइफ किस धुन में जी रही है। तो आप देखेंगे पैसा है बट वो आपका जो है ना वो स्थायी नहीं है। उसके खर्चे होने का रास्ता निकाल लेंगे। घर में आपके जो इस तरह के कलेश बने रहते हैं ना, कहते हैं घर कलेश होता है जो। तो अगर आपको पैसा अर्न करना है ना तो सिर्फ अपने पार्टनर को आप खुश रखिए। मतलब ये रेमेडी है एक तरीके से। यस, ये एक रेमेडी है कि अपनी वाइफ से बॉन्ड अच्छा बना के रखो, खुश रखो। सीधा कनेक्शन मनी से उसका है। आपका पार्टनर हमेशा खुश रहना चाहिए। मैंने एक ना, तो अब आप बेस फाउंडेशन आप डाल रहे हैं, आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव ही ठीक नहीं है तो आप बिल्डिंग ऊपर तक कैसे ले जाएंगे। थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हैं। मेरे को ये बताओ, अगर किसी की रिलेशन वाइफ से ठीक है, लेट्स सपोज वाइफ से ठीक है, लेकिन पेरेंट्स, फादर को सन कहा जाता है और मदर को मून कहा जाता है, पेरेंट्स से रिलेशन ठीक नहीं है, क्या उसकी लाइफ में चीजें बेटर होंगी? नहीं, कभी नहीं होंगी। तो उसको लेकिन सबसे बॉन्ड बना के रखना पड़ेगा, इसका मतलब? नहीं, बॉन्डिंग वाली बात ही नहीं है। पेरेंट्स तो अभी आप देखिए, जैसे आप शादी आपकी हो जाती है तो पेरेंट्स का काम हो गया, वो कहते हैं बेटा अब आप खुश रहो या आप इसके साथ कंप्रोमाइजिंग वे में रहो, दैट इज योर कॉल। ओके। हाँ, उनका काम वहां खत्म हो जाता है। वो अगर आपको खुश देखते हैं तो उनका जो है वो पॉजिटिव वे में आप सोचिएगा। नेगेटिव उनका हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनकी लाइफ अब वहां रुक गई है।
अब आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई है। और ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि हमारे आसपास जितने भी हमारे रिलेशन है, जैसे आपने वाइफ का बताया शुक्र होता है, मॉम डैड का सन एंड मून, मंगल हमारा भाई हो गया और बहन हमारी इसमें। अच्छा, एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूंगा आपसे, किसी को अगर बिलीव करना हो कि एस्ट्रोलॉजी सही में काम करती है और एस्ट्रोलॉजी की एग्जिस्टेंस है, कैसे उस इंसान को बिलीव कराओगे जो बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता? देखिए, आप किसी को समझा नहीं सकते। नेगेटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। अब लोग नेगेटिव में पॉजिटिव कैसे ढूंढते हैं, पॉजिटिव में नेगेटिव कैसे ढूंढते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी। लोगों को कई बार कांटों में गुलाब दिखता है और कुछ लोगों को कई बार गुलाब के चारों तरफ कांटे दिखते हैं। देखने का नजरिया है। यस, ये तो आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि आप किस पॉइंट से क्या सोच रहे हैं, और ये आपका कहीं ना कहीं बुद्धि का स्तर है कि आपको किस चीज में क्या दिख रही है और किस चीज में आपको क्या क्वालिटीज दिख रही है। एग्री, बहुत सही। ये सच है, ये जीवन का सच है मेरे हिसाब से, इसको नहीं बदल सकता कोई। बिल्कुल, जो समझने वाला होगा बस एक बारी में समझ जाएगा, जिसको समझना ही नहीं होगा उसको समझना ही नहीं। बार बोल दो, आप 10 बार जाके बोलिएगा, वो आपको रॉन्ग प्रूव ही करेगा कि नहीं, मैं नहीं मानता। ऐसे लोगों से दूर रहो। हाँ बिल्कुल। नेगेटिविटी तो क्रिएट करेंगे फिर वो हमारी लाइफ में। बिल्कुल, तभी इसीलिए हमेशा एक बात बोली गई है कि आपको अनकाइंड नहीं होना है। okay. You have to maintain distance from that kind of unkind persons जो आपकी काइंडनेस को कहीं ना कहीं शक कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आपको हमेशा एक दूरी मेंटेन करनी है उन अनकाइंड पर्सन से, क्योंकि वो आप कुछ भी अपनी अच्छी भावना उनके पास लेके जाएंगे, बट वो ऑब्वियसली नेगेटिव वे में ही उसको सोचेंगे। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या होता है कि हर इंसान को ये चीज जाननी चाहिए अपनी लाइफ में कि एक एज के बाद क्या होता है उसकी लाइफ पे। लेट्स सपोज हर एक इंसान, मम्मी हो गए, पेरेंट्स हो गए, हमेशा कहते हैं इस एज के बाद तू जरूर समझेगा। वो एज कौन सी है कि जब एक इंसान का जीवन हमेशा बदल जाता है या वो मैच्योर हो जाता है? मैं बताती हूँ आपको, आप कैसे पहचानेंगे बिल्कुल कि इंसान मैच्योर हो गया है। तो एज बढ़ने का मतलब इट्स ऑल अबाउट, आप ये नोटिस करेंगे कि वो बंदा एकदम शांत हो गया है। अब उसका आपसे कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि ठीक है ऐसा, तो वो कहेगा ठीक है ऐसा। आप बोलेंगे आपको यहाँ जाना है, ठीक है। तो एज इज जस्ट अबाउट यू ऑब्जर्व हाउ टू बी साइलेंट इन एवरी कंडीशन, इन एवरी सिचुएशन। जब आपको वो ठहराव नजर आएगा तो आप नोटिस करेंगे कि हाँ, मैच्योरिटी आप इससे रिलेट करेंगे। और कहीं ना कहीं ये सबकी लाइफ में होता है ऐसा फ्रेज। मैं अगर ये एक छोटा सा मैं आपको किस्सा बताती हूँ अभी कि मैं बैठी हुई थी और 2-4 मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए थे, तो बात ऐसी शादी की चलने लगी। तो मेरा तो वही है, तो देखती हूँ मैं कि नंबर से रिलेट करती हूँ। तो मैंने बोला कि शादी वो अब हो गया, क्या हो गया? तो मेरे माइंड में एक बात रिवॉल्व हुई, घूमी कि जरूर ठीक है, शादी से रिलेटेड ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैंने सिंपली एक क्वेश्चन छोड़ा, मैंने बोला कि शादी को 10 साल हो गए आपके? हाँ 11 साल हो गए। मैंने कही थी हाँ, तो फिर ये क्वेश्चन आना ही है बैक टू सोर्स कि अब मेरा हो गया। वो सिचुएशन क्या होती है ना, जब हम शादी के 10 साल जी चुके होते हैं, मतलब अपनी मैरिड लाइफ फेस कर चुके होते हैं, उसके बाद आप हर सेकंड पर्सन को एक बात बोलते देखेंगे, अब फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क नहीं पड़ता, अब फर्क नहीं पड़ता, बोलते हैं, कॉमन है। कोई आके कुछ बोल जाता है, फर्क नहीं पड़ता। किसी ने कुछ हल्का सा व्यंग पास करा, कुछ होता है ना सैटायर टोन में आपको कुछ बोला, फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि एक माइंड सेट होता है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है। That is true. एंड यू नो, जब टाइम हमारा आगे बढ़ता जाता है, क्रॉस हो जाती है ना वो लिमिट, तब इंसान सिर्फ और सिर्फ साइलेंस की तरफ जाता है। और ये सच, अगर मैं अपने आप को भी कंपेयर करूं, अगर मैं 5 साल पहले के इंसान को और आज के इंसान को कंपेयर करूं, फर्क है, फर्क होगा। मैं खुद को देखती हूँ कि अपना फेस देखती हूँ ना, कि जब बैक टाइम में जाके देखते हैं हम लोग, और अब कोई भी आके कुछ भी बोल जाए, आंसर ही नहीं देना है,
कई बार मुझसे लोग बोलते हैं सुना तुमने, मैंने बोला क्या, समझ में, मुझे सिर्फ उतना समझना है जो मेरे लिए पर्याप्त है। और एट द एंड हमेशा ये कहना है कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। अब यही हम एग्जैक्टली अपनी लाइफ का एक मोटो लेके चलो कि बिल्कुल। जिससे कि आपकी लाइफ में आसान हो। और ये शायद एक तरीका भी होगा कि हम नेगेटिव लोगों से भी दूर रहेंगे, नेगेटिव थॉट से भी दूर रहेंगे, क्योंकि हम भी अगर सोशल मीडिया पर बहुत लोग क्योंकि ऐसे अब भी हैं। एक एज बाद आपको बस इतना सोचना है, जस्ट लाइक दैट, कि योर बॉडी इज जस्ट लाइक अ टेम्पल and Okay. you have to decorate it with only good habits. अब आपके पास टाइम नहीं है नेगेटिविटी लेने का किसी के लिए, क्योंकि आप वो फेज पार करके, होता है ना कि अरे उसने ये कहा, उसने वो कहा, क्रॉस द लिमिट। आप वो लिमिट क्रॉस करके आप हॉप अप करके जंप करके सेकंड ग्रेड में आ गए। वो सेकंड ग्रेड क्या है, वो आपको ये बता रहा है अब इन लोगों के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, आगे बहुत कुछ आपको सोचने के लिए है। तो वो एक फेज होता है लाइफ का कि जहां लगता है कि नहीं, अब फर्क नहीं पड़ता। बहुत सुंदर। और डेफिनेटली ये पॉडकास्ट भी जिन लोगों ने भी देखा है वो समझ गए होंगे कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस, क्योंकि ये बातें जो है ना ये हर पॉडकास्ट पे नहीं होती, क्योंकि हर पॉडकास्ट पे सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में बात होती है। लेकिन आज हमने लाइफ के कुछ ऐसे पॉइंट्स भी कवर करे हैं जिनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। ये मैं इसके लिए खुद को आभारी समझ रही हूँ कि मतलब आपके सामने मैं अपने कुछ विचार व्यक्त कर पा रही हूँ इतना इंडिपेंडेंटली, मुझे खुद में बहुत खुशी हो रही है। और दैट इज वेरी गुड कि ऑडियंस देखो, जो चीज आपका एक्सपीरियंस अगर वो किसी के काम आ जाए उससे बेहतर चीज ही क्या होगी। बिल्कुल राइट। बिल्कुल, क्योंकि मैं जब भी वेलनेस में कोविड के टाइम में जब मैंने जो जॉब किया था, मैंने अपनी ट्रेनिंग, मतलब मेरा क्या था, मैंने उस जीरो से स्टार्ट किया जब लोग सोच रहे थे कोविड के टाइम में कि अब क्या होगा। तो तब Seriously? हाँ सीरियसली, तब मैंने वेलनेस का जो है ट्रेनिंग अपनी शुरू की। मैं वहाँ कोविड के टाइम में भी जाती थी और पूरा ट्रेनिंग मैंने वहाँ की। वहाँ फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम जॉब किया। तो बस मैंने लाइफ में यही सीखा कि जीरो तो कुछ होता ही नहीं है। तो या तो ये कह लीजिए फिर वही फेस कि हम लोग वहां से शुरू करते हैं जहां से एक क्लाइमेक्स बना होता है कि अब क्या होगा। गॉट इट। और आई गेस कोरोना ने भी एक ऐसा फेज था कि काफी लोगों को बहुत कुछ सिखाया भी है कोविड अपने ने लाइफ के बारे में। सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट एक मैसेज दिया शायद, जो किसी ने कंसीडर नहीं किया। क्या था वो मैसेज? पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा फेम नहीं है, पैसा पावर नहीं है, पैसा पीस नहीं है। कि कोविड के टाइम में ये सभी घरों में जो रियलाइज किया हो, मे बी उन्होंने इग्नोर किया हो, लेकिन मैंने बहुत ये रियलाइज किया कि पैसा सब कुछ नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जाने से पहले मेरे को एक चीज बताइए कि अगर आपको भगवान से कुछ मांगना चाहो, अगर आप कोई लेट सपोज आपके सामने कुछ भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने कहा कि मांगो बस क्या मांगना है तुम्हें, तो क्या ऐसा मांगोगे आप उनसे? एक्चुअली सामने भगवान का तो मुझे लगता है ये तो इम्पॉसिबल ही होगा, लेकिन हाँ मैंने पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से लाइफ में एक बार भगवान से मांगा है और उन्होंने मुझे लौटाया है। बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बताइए। एक बार जब मेरा फर्स्ट बेबी हो रहा था, तो मेरे, क्योंकि वी आर सिस्टर्स, हमारे भाई नहीं है जी, मतलब रियल ब्रदर नहीं है, वैसे बहुत सारे भाई हैं। तो एक मन में कहीं ना कहीं चल रहा था कि अगर फर्स्ट बेबी अगर बॉय होगा तो मे बी पापा मम्मी बहुत खुश होंगे। ओके। हाँ, तो एज इट हुआ, रियांश हुआ फर्स्ट बेबी और हम लोग सब बहुत खुश थे और घर में सभी बहुत बहुत खुश थे, क्योंकि एक भाई की कमी कहीं ना कहीं रह ही जाती है मन में। एंड सेकेंड टाइम और लास्ट टाइम शायद मैं बोलूँगी, तो एक तो वो था जो वो मेरे जीवन में, मेरे गोद में एक नया जीवन दे रहे थे, एंड सेकेंड टाइम वो मुझसे एक जीवन ले रहे थे। कैसे? मैं समझा नहीं। ये लाइफ का हार्डेस्ट फेज था मेरे लिए। ये एक बार हस्बैंड का कुछ तबीयत खराब हुई थी, सब कुछ ऐसा लग रहा था हाथों में रेत की तरह फिसल जाएगा, कुछ भी मेरे पास नहीं बचेगा। एट दैट मोमेंट मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि भगवान, एक दिन आपने मुझे एक नया जीवन दिया था मेरी गोद में, आज मेरी ये आपसे प्रार्थना है, आपको एक जीवन लेना नहीं होगा मुझसे, आप नहीं छीन सकते। तो वो एक
मतलब लाइफ का ऐसा एक मोमेंट था कि लगता है ना कि 2 मिनट के लिए लाइफ जैसे भगवान वहीं समय रोक दीजिए प्लीज मेरे लिए, और वो ऐसा हुआ कि ये अब मेरे से सहन क्योंकि नहीं हो रहा। प्रार्थनाएं ऊपर सुन रहा है, कोई प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। ये सच है। अगर पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत में, पूरे कर्मों का अगर लास्ट टू लास्ट मुझे लग रहा था आप मुझे कुछ भी रिजल्ट दे रहे हैं तो प्लीज ये बात मेरी सुन लीजिए, और उन्होंने ये ऐसा ही सुना। वो बात है कि आपके इतने क्लोज्ड है वो, कि वो हैं तो शायद आप हैं, वो लाइक रिलेशन कह लीजिए, वो मेरी जिंदगी है। हाँ, कि उनके होने से ही सब कुछ है। अगर ये बिल्कुल रियलिटी और ये कंपैटिबिलिटी है, अगर हम बात करें, हाँ। ये प्यार है, ये भाव है जो है, तभी एक बिल्कुल जिंदगी खुश चलती है। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन भी था भगवान से। अगर हम अपने पति के लिए कुछ मांग रहे से बिल्कुल बढ़िया तो अपने, चलिए बात होगी थोड़े से ऐसे इमोशनल मोमेंट की, लेकिन हाँ मेरे को ये बताइए आपकी लाइफ में हैप्पीएस्ट मोमेंट भी तो रहा होगा कोई, बिल्कुल बिल्कुल। वो चलो शेयर करो, आपका मूड भी थोड़ा सा बदलेगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे कई बार क्या होता है ना कि बेटियों को लेके ये एक बहुत क्वेश्चन कॉमन आपने सुना होगा कि संस्कारवान है या नहीं, जी, संस्कार दिए हैं माता पिता ने, तो ये कहीं ना किसी प्लेटफॉर्म पे आके आपको, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी प्रूव करना है, बट कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में वो दिख रहा होता है। अच्छा, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। जी। हुआ क्या था कि एक बार बच्चों की जो दादी हैं, मेरी मदर इन लॉ माता जी, तो माता जी का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब था, तो उनका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, बट उससे कुछ इन्फेक्शन के चांसेस इतने बढ़ गए थे कि लाइफ का हमें लग रहा था कि नहीं, काफ़ी इनको केयर करना होगा, काफ़ी अच्छे से रखना होगा। तो हम लोग घर में अपना पूरे तहे दिल से अपने लगे रहते थे। तो एक दिन वो नर्स इनकी दादी के पास आई और बोली कि आपकी बेटी है ना। दैट वॉज द मोमेंट कि ऐसा लगा कि पापा आपकी सारी परवरिश, आपके दिए हुए संस्कार शायद यहाँ आके, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब ये बोला कि ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि उनको, उस नर्स को ये लग रहा था कि शायद कोई बहू इतने एफर्ट से या इतने मन से, इतना मतलब होता ना एक समर्पित भाव से शायद ना करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल कहना गलत है। बहू हो या बेटी हो, अगर दिल से कोई भी करना चाहेगा तो कोई भी करेगा। और बहुत कम होता है कि जहाँ सास और बहू का संबंध बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। शायद यू आर ब्लेस्ड, इसका मतलब कि दैट आई एम टोटली ब्लेस्ड कि हाँ, क्योंकि वो रहता है ना कि वो चाहे कुछ भी बोल लें, वो किसी से भी कुछ भी बोल लें, लेकिन दिल से जो कनेक्टिविटी है, वो दिल से होता है प्यार, वो उनका हमेशा रहेगा मेरे से और हमेशा रहा है। अच्छों का पैसा धरा का धरा रह गया था, कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली जिस तरीके का माहौल चल रहा है हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली बहुत चीजें हम लोग सीख चुके हैं जो इस जनरेशन के लोग हैं। जितनी जल्दी जो समझ जाए इन चीजों को, उसके लिए उतना ही बेहतर है कि अपनी छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो। एंड डेफिनेटली ये पॉडकास्ट एक बहुत ही बेहतरीन एक मैसेज प्रोवाइड करता है आज के यूथ को, जनरेशन को जो ये पॉडकास्ट देख रही है। एंड मोनिका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम चाहेंगे कि आगे और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स पे हम बात करें, चाहे वो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो एक दोबारा से कुछ लाइफ लेसन हो, क्योंकि एक एक्सपीरियंस इंसान से अगर कुछ हमें सीखने को मिले तो वो सीख लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एंड बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ऐसे ही हम आप लोगों के साथ अमेजिंग गेस्ट के साथ आते रहेंगे एंड ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर बात करते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। और आप भी जो लोग यहाँ तक पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें भी, हम जो इतनी मेहनत करते हैं ऐसे स्पेशल गेस्ट ढूंढकर लेकर आना होता है स्टूडियो में, तो यहाँ तक लाना, फिर उसको शूट करना, एडिट करना, वो आप तक पहुंचाना भी एक टास्क है बहुत बड़ा। सो चैनल पर अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच मोनिका जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर।